नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। आज मैं पहुँची हूँ देहरादून के गांधी पार्क के बाहर आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जिन्होंने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलराज कौर की, जो एक पैराशूटर हैं, जो कि पहली भारतीय महिला पैराशूटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम रोशन किया। लेकिन आज मजबूरियों की वजह से उन्हें गांधी पार्क के बाहर नमकीन बिस्किट बेचने पड़ रहे हैं। आखिरकार ये सरकार उनकी मदद क्यों नहीं करती? जो सरकार खेलों को बढ़ावा करने का दावा करती है, वो दिलराज कौर की मदद क्यों नहीं कर पा रही है? आइए जानते हैं दिलराज कौर से उनकी मजबूरियों का कारण। आइए बात करते हैं दिलराज कौर की माता जी से और जानते हैं उनकी परेशानियों। आप हमें अपना नाम बताइए और बताइए आप कब से यहाँ पे बैठे हैं और किस प्रकार की मजबूरियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। बेटा, मेरा नाम गुरदीप कौर है और आज कितनी जनवरी, 25 जनवरी हुई है ना। हम 21 जून से 21 जनवरी तक 7 महीने हमें पूरे हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। 8वां महीना शुरू हो गया है और परेशानियाँ तो ये सबको पता है। आप लोगों के माध्यम से जितने भी यहाँ के रिस्पेक्टेड हमारे समाचार पत्र हैं या मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके यूट्यूब पर, सब ने हमारा मैसेज पब्लिक तक पहुँचाया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक का हमें। पहले तो कुछ नेता भी हमारे पास आते रहे, अब भी बीच बीच में आ जाते हैं और उन्होंने कहा परेशानी हमारी देखी कि पहले तो बैनर लगा था, आप बैनर नहीं लगाने थे। आप जैसे बच्चों ने बैनर बनवा के लगा दिया था कि दिलराज कौर फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल पिस्टल शूटर है, फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एजुकेटर है, फर्स्ट इंडियन क्या है टेक्निकल ऑफिसर है और फर्स्ट इंडियन बी जूरी जज है। तो इतना अगर फर्स्ट इंडियन, जिसके आगे फर्स्ट इंडियन लग जाता तो देश को क्या, प्रदेश को, सबको प्राउड होना चाहिए। पब्लिक प्राउड फील करती है कि हमारे में एक ऐसी एक शख्सियत है जिससे इतने अचीवमेंट करे। हम तो नौकरी के लिए बैठे हुए हैं बेटा। अच्छा, तो जैसे कि ये भाजपा सरकार लगातार बात करती रही है खेल को बढ़ावा करने का और उत्तराखंड में तो 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, तो उन तीनों में से किसी ने आपकी मांग नहीं सुनी? बिल्कुल बेटा, मैं 24 फरवरी को गई उसी सन में ना 2016 में। तो मैं, मेरे हस्बैंड और ये दोनों गए। हमने कहा ये मेडल है दिलराज के सर्टिफिकेट। उन्होंने दिल्ली में नेशनल राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब है, उनसे बात करी। उन्होंने कहा हाँ दिलराज के मेडल है और इसको जो आपकी स्टेट में वैसा नॉर्मल बॉडी को मिलता वही इनको मिलना चाहिए। वो हमारा बहुत रहा और हम वो जीत गए, जिसमें एक चैनल वालों को तो धमकी भी मिल गई थी, आप दिलराज का कवरेज नहीं करोगे। उन्हें मुकेश जी ने कहा कि मैं कवरेज करूँगा, ये सच्चाई है और सच्चाई में हम जीत गए। और वो हमें तब से पूरी स्टेट में जितने डिसेबल बॉडी के बच्चे सबको इक्वल पैसे मिलते हैं। वो भी हमारा सिस्टम के खिलाफ था, ना कि किसी बंदे के खिलाफ है। ये तो सिस्टम है ना, अभी ये सिस्टम के खिलाफ ही बैठे हुए हैं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं बैठे। तो हरीश रावत जी ने नहीं दी। तो उसके बाद फिर जितने जब बहुगुणा जी आए उनको भी मैंने कहा भाई साहब आप इसको नौकरी दे दो कि इसके अचीवमेंट है। क्यों नहीं दी, भगवान जाने। जितने मुख्यमंत्री आए, चाहे खंडूरी जी आए, चाहे कोई आए, सबको मैंने बोला। जनवरी के टाइम पे, अब कितने साल हो गए होंगे जब वो आए थे, जब बने थे, ये और मैं दोनों फाइल देने गए हैं उनको, दे के आए हैं कि भाई साहब इसके ये इतनी बार ये खेल निदेशालय में फाइल गई हुई है, खेल निदेशालय में वैकेंसियाँ निकलती है, वहाँ फाइल दे के आते हैं, वहाँ नहीं सुनवाई होती कम से कम किसी मंत्री का। इसीलिए तो हम ये इलेक्शन होते हैं और चुनते हैं नेता की। अगर सरकार वो हमारे ब्यूरोक्रेट से सुनते तो ये हमें बताएंगे कि इसमें क्या गलती है, तुम क्यों नहीं इनकी बात सुनते। नेताओं के पास इसलिए तो जाते हैं हम, तो वो नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। त्रिवेंद्र सिंह जी के बाद तीरथ सिंह रावत जी आए, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद धामी जी आए और धामी जी तो अभी आए हैं। धामी जी के पास तो 5 बार मिल चुके हैं, पूरी फाइल लेकर गए हैं। धामी जी ने फिर मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ा कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अब मैं किराए पे रह रही हूँ और अगर हमें नौकरी मिल जाती तो हम यहाँ सड़क पे धक्के क्यों खाते। और ये तो इसका हक है और हक के लिए बैठे हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। और आपने बेटा भी देखा, लोग लेके जा रहे हैं सामान, हम बेच रहे हैं। फिर धामी जी ने कहा मैं खेल नीति लागू करूँगा। ऐसे बैठ के बात हुई, हमने कहा ठीक है। खेल नीति उन्होंने लागू कर दी। खेल नीति के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको नौकरी दूंगा। कल ही वो किसी जगह पोर्टल पे लाइव थे तो मैंने कहा, आपने कहा था सर कि मैं इसको, वो मेरा मैसेज उनको गया हुआ है। तो भाई
आपने कहा था कि मैं दिलराज को खेल नीति के बाद नौकरी दूंगा, तो अभी तक आपने दी क्यों नहीं, क्यों, क्या बात होगी? तो जैसा कि ये कोई भी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं आपकी, तो सरकार या फिर ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से कोई जवाब आया कि क्या वजह है जिस वजह से ये आपका काम फंस रहा है, या कोई वजह उन्होंने दी? हाँ जी बिल्कुल। फिर इसका खेल निदेशालय से इसका वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन इसका इंटरनेशनल लेवल पे होना था, क्योंकि जो इसका एक इंटरनेशनल खेला है इसने वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड गेम्स था, वर्ल्ड कप का, उसका वेरिफिकेशन हुआ। सचिवालय में गए हैं, अपर सचिव हैं, क्या नाम है उनका, गिरधारी सिंह रावत जी, बड़े अच्छे से उन्होंने हमारा, पहले मुरुगेशन सर के पास गई थी, मुरुगेशन सर कहते हैं कि ये वाला आपका आया नहीं, वेरिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन वो वहाँ बैठे हुए थे, भट्ट जी भी बैठे हुए थे और सार्की जी भी। मैंने उनको कहा सर ये है तो आप इसको नौकरी क्यों नहीं दे रहे, आपके पास तो फाइलें कब की गई हुई हैं और पैसा तो आप ही रिलीज़ करते हैं, सर्टिफिकेट आपके पास आते हैं मेडल के, और आप ही पैसे देते हैं जब भी आप प्रोग्राम करते हैं, तो आप इसको क्यों नहीं दे रहे नौकरी? तो जैसे कि सरकारी वैकेंसीज निकलती है स्पोर्ट्स कोटा की, कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये है, अगर इन्होंने ये गेम खेला है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भी स्पोर्ट्स कोटा में निकलती है, तो वैसे किसी में आपने भरा हो या फिर वही बता रही हूँ मैं। तो मैंने फिर है पहले पैरा की नींद होती थी ना, तो मैंने एक इसकी वो हमने कोच की निकली थी, वो क्या कहते हैं डॉक बेसिस पे जो होती है, तो निकली तो सार्की जी को हम सारा इसका मैं ब्रीफ दे आई थी, सारा प्रोफाइल दिया। तो वहाँ लोग कहते हैं कि हाँ थापा जी भी कह रहे हैं इसका अच्छा है और ये बहुत अच्छा खेलती है, तो शायद इसे हम रख लें एज अ कोच। बाद जब पेपर में देखा तो इसका नाम ही नहीं, तो मैंने सार्की जी से पूछा, मैंने सार्की जी आपने क्यों नहीं करा, आप डायरेक्टर हैं? कह रहे हैं जी वो पैरा वालों के लिए नहीं था। तो मैंने कहा आपने पहले नहीं कह सकते थे पैरा वालों के लिए नहीं था, आपने जब भरा तो उसमें क्राइटेरिया क्यों नहीं शो करा, क्यों नहीं शो करा? इसके बाद फिर जब मैं मुरुगेशन सर से सबसे मिली तो वो उन्होंने कहा कि सार्की जी करेंगे, सार्की जी कह रहे हैं भट्ट जी करेंगे, मतलब बेवकूफ़ बना रहे। फिर चलो गिरधारी सिंह रावत जी के पास पहुंची, कहते हैं नहीं मैडम ये हम आपका सारा वेरिफिकेशन आ गया है, तो हम शीघ्र ही से कर देंगे। जो अपर सचिव हैं खेल के, वो कहते हैं मैडम वो फाइल वित्त में गई है। अब 1 महीना इस बात को भी आ गया, वित्त में ऐसी फाइल कैसे गई है कि वित्त वाले के पास क्या हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे को? तो जैसा कि आपने देखा दिलराज कौर की माता जी का कहना है कहीं ना कहीं उनकी फाइल और उनकी मांग सिस्टम के बीच अटक के रह गई है, एक से दूसरे से तीसरे से ये जा रही है, सरकारें बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। तो आइए बात करते हैं दिलराज कौर से और जानते हैं कि वो इन सफ़र के बीच में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, 29 सालों से उनकी मांगों को आखिर पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये है हमारे साथ दिलराज कौर। अब हम बात करेंगे दिलराज कौर से उनके सफ़र के बारे में, उनकी मांग के बारे में और उनकी मजबूरी जो जिसके कारण वो आज यहाँ पे हैं। तो आइए जानते हैं दिलराज कौर के खेल सफ़र के बारे में। तो आप हमें बताइए कि आपकी खेल जगत में शुरुआत कैसी हुई, कैसे आपका स्पोर्ट्स करियर शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मैंने जब स्टार्ट किया था लाइक 2004 में, किसी ने मतलब हमारे जो फैमिली फ्रेंड थे उन्होंने मॉम को कन्विंस किया कि मेरी मतलब तब तो हैंडीकैप कैटेगरी कहते थे कि लड़कियां नहीं, अगर आप इसे आगे करते हो प्रमोट करते हो तो शी विल बी द फर्स्ट वुमन। तो मॉम डैड ने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। अपना वेपन नहीं था तो क्लब का वेपन लेके कॉम्पिटिशन्स खेले। घर पे ये जो आप देख रहे हो ना आधी ईंट पड़ी होती रोड पे, उस आधी ईंट से होल्डिंग कर करके मतलब शूटिंग की एक्सरसाइज है वो कर करके काफ़ी टाइम तक मेडल्स जीते। फिर तिवारी जी की सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने फिर मुझे पहली बार वेपन के लिए पैसे दिए, वेपन लिया, मेहनत करी। लड़कियां नहीं थी क्योंकि मैं पहली हूँ तो लड़कियां थी ही नहीं, लड़कियां नहीं थी तो लड़कों के साथ कॉम्पीट किया, हर मतलब काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में उनके साथ कॉम्पीट किया। 2005 में नेशनल्स में फिर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कैटेगराइज किया बॉयज़ और गर्ल्स को। उसके बाद से मतलब मैंने काफ़ी सारे मेडल जीते, 24 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल है नेशनल के। इंटरनेशनल्स खेले क्योंकि मेरे पास टाइम जो फैसिलिटीज़ आप मिलती हैं तब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। कैंप नेशनल कैंप लगा पहले, इंटरनेशनल के टाइम पे पता ही था कि स्टेडियम में रुकने का भी प्रोविज़न देती है गवर्नमेंट स्टाइपेंड भी देती है गवर्नमेंट, सब कुछ अपने खर्चे से हम लोग पूरा महीना, मतलब जो नेशनल कैंप था उसमें कभी किसी रिलेटिव के यहाँ रुक रहे हैं दिल्ली में, कभी कहीं रुक रहे हैं,
गाजियाबाद से दिल्ली ट्रैवल करना है, दिल्ली फिर मतलब बिल्कुल एंड पे जहाँ पे रेंज है, बहुत सारी तकलीफ़ें झेली। कोच नहीं था तो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे शूटिंग करी। जैसे आप बैठे हो, मैं शूटिंग कर रही हूँ, मम्मी पीछे बैठी स्पेक्टेटर्स गैलरी में, तो जैसे आप शूटिंग करते हो, आप आपने आगे बता दिया कि अपनी बेटी को ये बोलो ऐसे ये टेक्निक फॉलो करे, इसका स्टांस ऐसा करे, तो वो चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करते 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 आगे तक बढ़ती रही मैं। फिर बाद में जाके प्राइवेट कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया एकेडमी में। तो जैसा कि आपने देश के लिए कई मेडल जीते, देश में कई मेडल जीते, 28 गोल्ड मेडल, 8 ब्रॉन्ज, 3 सिल्वर, तो ऐसे मेडल जीतने के बाद और फिर अगर आपको लगता है कि उस प्रकार को आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या गवर्नमेंट से या उस देश से जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, जो आपको लगता है कि मुझे मजबूरी के कारण यहाँ बैठना पड़ा, बल्कि आपने परिश्रम बहुत ज़्यादा किया है उसके बाद? मैं कह रही हूँ ना, मैंने मतलब जैसे अभी मैं कोच नहीं था, कुछ नहीं था, तो जितने मैंने लाइट के कोर्सेज किए, मुझे मालूम था कि शूटिंग में ठीक है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती, तो मैंने लाइट कोर्सेज जितने कर सकती थी सब किए। मतलब अब ये करते करते मैं 4 कैटेगरीज में फर्स्ट इंडियन बन गई, राइट। और जो गवर्नमेंट, अभी मुझे लगता है कि हालांकि जो मेरे कोच शूटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, जो टॉप लेवल में आते हैं कंट्री में, मतलब जिनके साथ मैंने शुरुआत करी है, तो वो लोग मेरे अचीवमेंट समझते हैं, सब समझते हैं, बट यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की फेडरेशन को शायद मेरे जो अचीवमेंट्स हैं उनकी वैल्यू नहीं समझ आती, वो भी अंडर वैल्यू करते हैं। तो जैसे कि आपकी माता जी ने बताया कि आप लोगों ने कई बार गवर्नमेंट जॉब की मांग की, तो और सरकार नहीं सुन रही है, तो आपको लगता है अगर सरकार नहीं सुनती है तो आपके पास कोई तरीका है अपनी मांग को पूरा करवाने का, या फिर ऐसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ पे बैठी रहती है, मांग कर रही हैं, और अब तो बैनर भी हटवा दिए गए हैं, जैसे पता है कई चैनल्स को भी मना की, तो आप लोग के ऊपर कभी कोई प्रेशर डाला जाता है सरकार या सिस्टम की तरफ से कि आप यहाँ से उठ जाइए, अब अपनी मांग को रहने दीजिए, हम बाद में कभी देख लेंगे, ऐसा कुछ? मैम बहुत जैसे शासन प्रशासन के लोग आते हैं कि मैम बस बहुत हो गया। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी नुमाइंदे आते हैं कि बहुत दिन हो गए कि आंदोलन जो आप कर रहे हो वो ठंडा पड़ गया, आपकी मांग कोई सुनेगा नहीं, तो आप हट जाओ, कि क्या करोगे, अब तो कोई हमारी सरकार आएगी तो हम सुनेंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुमने क्यों नहीं सुना हमारी बात? तब भी हमने तुमसे मांग रखी थी जब तुम्हारी सरकार थी, तो अब तुम क्यों गारंटी देते हो कि हाँ, अब क्या गारंटी कि तुम आओगे या नहीं आओगे? और रही बात जैसे आप कह रहे हो दबाव की, तो बहुत बार यहाँ पे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें लिटरली धमकियाँ दी हैं। और एक बंदा मारने के लिए आ गया था, यहाँ पे सब गवाह उस बात के। फिर हमने थाना चौकी पे कंप्लेंट करी, जो थाना चौकी के इंचार्ज है वो कितने दिन तक हमें फिर हमारा हालचाल पूछने के लिए आते रहे। बाद में शायद बंदा अरेस्ट भी होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि उस बार मैं भोपाल चली गई थी कंपटीशन के लिए। तो ऐसे लोगों को रोज़ सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और मतलब बीइंग अ वुमन कितनी गंदी तरह से लोग कई बार अप्रोच करते हैं या देखते हैं, वो तो अनलिमिटेड है, उसका कोई वो नहीं है कि हम लोग हर बार शिकायत करें कि ये बंदा गलत इंटेंशन से आया, कैसा है। तो जैसे सरकार हमसे वादे करती है, जब हम कोई खेल में जाते हैं तो एक प्रोत्साहन दिया जाता है सरकार की ओर से, उस टाइम सिस्टम की ओर भी, जब हम एक्टिव होते हैं उस गेम में हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और लोगों को भी हमारे बारे में बताया जाता है। लोग कहते हैं कि खेल में अपने बच्चों को भेजो, लेकिन जब ऐसा लोग देखते हैं कि जो खेल में जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आपके जैसे और भी कोई ओलंपिक्स वाले हैं, कोई ईंट उठाता है, कोई मजदूरी करता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा देखने के बाद लोग अपने बच्चों को भेजेंगे। आपको लगता है कि आपने इस स्पोर्ट्स करियर में आके सही किया, या कभी आपको लगता है कि शायद मेरा डिसीजन कुछ और होता तो बेटर लाइफ होती? मैम जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है। हो सकता है कि मतलब ठीक है, कईयों को लगता है कि हमें नहीं आना चाहिए था, बट जब तक आपने वॉइस रेस नहीं करोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक शायद लोगों, अगर मैं यहाँ ना बैठी होती तो आपको भी मेरे अचीवमेंट में पता नहीं चलता। ठीक है, पेपर में पढ़ते हैं, बट वो एक अगर पढ़ा उसके बाद आपने पेपर रख दिया तो वो जो एक मेमोरी आपने देखी वो वैनिश हो जाती है आपके माइंड से। तो जब तक आप अपनी बात रखोगे तब तो समझ के जाएगा कि लोगों को कि हाँ, कि इतना कुछ होता है स्पोर्ट्स में। जो मेरी मम्मी कहते हैं जो मूवीज़ बनती है ना स्पोर्ट्स करप्शन में, वो सही बनती हैं।
तो ठीक है, मतलब मेरे को अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं है कि मैंने यहाँ स्पोर्ट्स में नहीं आती। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने वो काम किया, मैंने तब वो काम किया तब लड़कियाँ नहीं करती थी। और अब जैसे अब नए नए बच्चे आते हैं पैरा में एंड व्हेन दे लिटरली रिस्पेक्ट कि मैम आपने इतना कुछ किया, तो मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि बेटा हमने जो मेहनत करी है ना, तो मैं वो हमने डिश में सर्व करके दिया है। मतलब कहते हैं खिचड़ी हमने पकाई और तुम अब खा रहे हो, तो वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी लगती है कि हाँ हमने मेहनत करी है, कोई बात नहीं। एक तो हमारी इंटरनेशनल कोच है मतलब टॉप इंडिया की, तो उन्होंने मुझे कहा था शुमा सुरनामन का, कह रही दिलराज जो पहले वाले होते हैं ना वो ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बलि का बकरा बनते हैं हर बार, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो चीज़ें वो जाके रास्ते खोलते हैं लोगों के लिए। तो तुम भी उनमें से हो जिन्होंने आगे जाके सबके रास्ते खोले हैं। अगर सपोज मैं ना आती यहाँ पे तो लोगों को समझ नहीं आता कि शूटिंग पैरा में लड़कियों भी आ सकती है। पिछली बार हुए टोक्यो ओलंपिक्स में अवनी लखेरा ने 2 मेडल जीते पैरालंपिक्स में, तो आप पहली वुमेन रह चुकी हैं शूटिंग में, तो ये देख के आपको लगता है कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है इन सब चीज़ों में, वहाँ तक पहुँच पाना, और उनको काफ़ी उपलब्धियाँ मिली, लोगों ने काफ़ी सराहा, महिंद्रा ने उनके लिए कार कस्टमाइज़ करके दी क्योंकि वो पैरा है। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है ये बहुत पहले हो जानी थी, काफ़ी देर हुई है इन सब में, आपको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जो उनको मिली। मैंने वो कहा ना कि हम लोगों ने खिचड़ी पकाई और उन्होंने प्लेटर में सर्व करके दी है। एक्चुअली होता क्या, जब मैंने आपको अभी पहले बताया कि जब मैंने शूटिंग को शुरू की थी तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। नाउ यू हैव फिजियोज, यू हैव लाइक टीम मैनेजर्स, आपके पास बेटर कोचेज़ हैं, आपके पास मोटिवेटर्स हैं। हमारे टाइम पे मैंने तो खुद सीखा सब कुछ। मेरी मम्मी ने बोला बेटा, उसने बोला ऐसे करना है, ठीक है मम्मी ऐसे करूँगी, तो मैंने तो ट्रायल एरर के मेथड से चीज़ें सीखी हैं। इंटरनेशनल पहला कंपटीशन में बताया ना, इंटरनेशनल कंपटीशन में भी कोई कोच कुछ नहीं दिया था, वो खुद जाओ रेंज पे प्रैक्टिस करके आओ। जो सरकारी आपको मतलब बीइंग इन द कैंप आपको जो कैंपर आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती थी, तब तो पेपर टारगेट होते, डेली के टारगेट्स और जो पैलेट्स मिलते थे बस वही हमने लिया, बाकी कुछ नहीं पता था हम लोगों को। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ दिलराज कौर थी। हम सब जानते हैं इस देश में खेल में कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ के भी गुमनाम हो जाते हैं। इन्हीं में से एक है दिलराज कौर, जिनको अब तो लोग जानते हैं, लेकिन उनकी मांगों के कारण उनकी प्रसिद्धियों को तब नहीं पहचाना गया जब ज़रूरत थी। हमने अवनी लखेरा को देखा जिन्होंने पैरालंपिक्स में भारत का नाम 2 मेडल से रोशन किया, और दिलराज कौर वो पहली महिला है जिन्होंने शूटिंग में पैरा शूटिंग में भारत का नाम रोशन किया था। तो ज़रूरत है खेल समाज में, खेल में आगे बढ़ने वाले लोगों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि आगे आने वाले बच्चे इस खेल करियर का सम्मान करें और इसमें आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास करें। धन्यवाद।